नमस्कार। एएनवी न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता जो हैं हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर से आते हैं और एक साकार फाउंडेशन चलाते हैं। आइए जानते हैं, मनोज गुप्ता से बात करते हैं कि क्या है साकार फाउंडेशन और कैसे काम करती है। जी गुप्ता जी बताएं क्या है। सर नमस्कार जी। सर हमने ये जो काम एक एनजीओ के माध्यम से शुरू किया था मई 2008 में और 3 बच्चों से स्कूल हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 70 के आसपास बच्चे हैं और जिसमें लगभग 50 बच्चों की डेली प्रेजेंस रहती है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें मिस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन बच्चों में इम्यूनिटी कम होने के कारण तकरीबन ज़्यादातर बीमार होते हैं। आज जैसे कोई 2 बच्चे आ गए, अगले दिन नेक्स्ट डे कोई 2 और मिस हो जाएंगे, या फिर वो अपने पेरेंट पे डिपेंड होते हैं। तो इसलिए जब भी पेरेंट कहीं जाएंगे, चाहे बच्चा बड़ा भी हो गया है, फिर भी वो मिस कर जाता है। अगर उसके पेरेंट कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे भी बाहर, इसलिए तकरीबन 15 या 20 बच्चों की एब्सेंस डेली रहती है। और हमारे पास जितने भी 70 के आसपास जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों का हमारे पास सर्वे अलग अलग जगहों पे है। हमारा मकसद ये था कि बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। वो सर्वे भी हमने ऐसे किया, जो भी मतलब कहीं सेंटर प्लेस पड़ता हो उसमें एक स्कूल जो स्पेशल बच्चों के लिए हो, एक सेंटर वहाँ पे खुले और सराउंडिंग के बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो इस जो हमारी ये प्लानिंग है इसलिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फैसिलिटेट हो सकें, क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्कूल में उसमें सब बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से नहीं आ पाते। और जहाँ तक कि हिमाचल की बात है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ये काम करना। और दूसरा हमारा जो मुख्य उद्देश्य एक और था इसके लिए, क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं वो ज़्यादातर उसमें जिस लेवल की इन बच्चों की केयर होनी चाहिए उतनी उस लेवल की केयर नहीं हो पाती। तो हमारा सरकार से हमने पहले भी जो हमारे सोशल जस्टिस में मैडम अनुराधा ठाकुर जी सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा भी ये मीटिंग में एक मुद्दा हमने रखा था कि डे केयर सेंटर ज़्यादा होने चाहिए ना कि रेजिडेंशियल स्कूल। क्योंकि अगर रेजिडेंशियल स्कूल में आप देखेंगे तो 30 बच्चों पे 2-3 आया या 4 या 5 आया, इस तरह से होंगी। जबकि जब बच्चा डे केयर सेंटर में जाएगा तो अपने घर से जाएगा और अपने घर वापस आएगा, तो वहाँ पे कम से कम एक फैमिली में 4-5 लोग उसकी केयर करने वाले होते हैं। तो इस तरह से उस बच्चे की केयर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट काफ़ी बड़ी उम्र में होते हैं। 13-14 साल या 15 साल की उम्र तक तो उन बच्चों को खाना नहीं खाना आता, अपने कपड़े नहीं पहनने आते, बटन नहीं चढ़ाना आता, ब्रशिंग नहीं कर सकते। तो 15 साल की उम्र तक जो बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता, तो उसको किसी हॉस्टल में रखना, उसकी कितनी केयर आप लोग कर पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम के द्वारा मेरी यही गुजारिश सरकार से रहेगी कि डे के सेंटर में जो सरकार की फंडिंग कम है या नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और अलग अलग जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर हो जिसमें स्पेशल एजुकेटर इनके लिए काम करें। अगर कोई स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कोई बच्चा, उसको स्पीच थेरेपी दी जाए, कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बच्चा तो उसको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराई जाए। मतलब जिस बच्चे में मेंटली रिटार्डेड बच्चे में जो भी कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाए, उसको फैसिलिटेट करके। तो ये हमारी सोच है और इस सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं लोगों के माध्यम से। जो अभी भी हमारा साकार सुंदरनगर में जो एक एनजीओ के माध्यम से इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 70 बच्चे जो हैं सुंदरनगर साकार में हैं। और एक छोटा सा सेंटर हम पद्धर जगह पड़ती है, द्रंग, शायद आपने नाम सुना हो, जहाँ नमक की भी खान है, वहाँ पे भी हमारे पास 18 बच्चे हैं। वहाँ हमने स्पेशल एजुकेटर रखे हैं, आया रखी है। तो वो भी हम लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही चला रहे हैं। कई लोग हमें 100 रुपये, कई 200-500 इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी स्पोर्ट से हमने ज़्यादातर जो वो काफ़ी बड़ी सपोर्ट हमें मिल जाती है, उसी के माध्यम से हमने ये सेंटर चला रखे हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी हमारी ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर चलें, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे। और इन बच्चों को जो हमारा एक और उद्देश्य भी है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ छोटे छोटे काम दिए जाएं। क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए तो जॉब है, इन बच्चों के लिए जॉब नहीं है। और अभी शायद गवर्नमेंट जैसे कहती है कि हमने ये मेंटल रिटार्डेशन को भी डिसेबिलिटी में ले लिया है। वो डिसेबिलिटी में तो शामिल कर लिया, पर उसमें अभी जो रिजर्वेशन वाली बात है, जैसे कई स्टेट में 3% है, कई में 4% है, या कईयों में 6% भी है। तो मेंटल रिटार्डेशन फील्ड में भी वो कोटा जो रिजर्वेशन है वो अभी मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए सरकार नहीं दे पाई है। और आपके माध्यम से मैं ये भी गुजारिश करूँगा सरकार से कि ये जो 4% जो कोटा अलग अलग स्टेट में, या 3% या 6% सेंटर में, जैसे सेंटर ने दे रखा है, भारत सरकार ने दे रखा है, ये मेंटल रिटार्डेड बच्चों के जैसे और कैटेगरी के लिए और डिसेबिलिटी के लिए दिया है, ऐसे मेंटल रिटार्डेड कैटेगरी के लिए भी हो। मनोज गुप्ता जी, जैसे कि साकार फाउंडेशन आप रन करते हैं और इसमें आपने बताया कि एक स्पेशल चाइल्ड्स के लिए स्कूल है,
जिसमें लगभग 70 बच्चे आपके यहाँ सुंदरनगर में हैं, और एक और जगह बताइए जहाँ पे पद्दर, उसमें 18 के आसपास बच्चे हैं। तो उनको उनका दिनचर्या क्या होता है आपके इस फाउंडेशन के स्पेशल चाइल्ड के स्कूल में? दिनचर्या क्या होता है बच्चों का? सुबह से आते हैं तो कैसे क्या क्या होता है, उसके बारे में बताइए। वो जैसे बाकी नॉर्मल स्कूल में बच्चे आते हैं अपने जैसे वो सुबह कोई छोटा मोटा कोई एक्सरसाइज करी या अपनी जो प्रेयर एक्टिविटी होती है वो करते हैं। उसके बाद उनको अपने अपने क्लासरूम में उनको एज ग्रुप के, पहले हमारा जो सिस्टम था वो था आईक्यू लेवल के हिसाब से उनको उनके ग्रुप बनाए हुए थे। तो अब जो ग्रुप बनाए हैं वो एज ग्रुप के हिसाब से बनाए हैं, उसके हिसाब से उनको उनको अपने अपने क्लासरूम में भेज देते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी एक्टिविटी या उनके जो जिस हिसाब से उनकी अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी उसके हिसाब से, जैसे किसी की सिटिंग कैपेसिटी है तो उसको पहले तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है उसकी, क्योंकि अगर सिटिंग कैपेसिटी बच्चे की नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनका पहले मोटो ये होता है कि उसको बिठाया जाए, या कोई बच्चा बैठ नहीं पाता तो उसको फिजियोथेरेपी, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसको फिजियोथेरेपी दी जाती है। कोई बच्चा बोल नहीं पाता तो उसको स्पीच थेरेपी दी जाती है। इस तरह से पहला काम जो हमारा होता है बिठाने का होता है। फिर धीरे 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 जैसे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, बच्चा बड़ा होता जाता है या तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है, तो उसके हिसाब से फिर उसको आगे के काम दिए जाते हैं। भाई ये खाना खाना है या अपने जूते उतारने हैं, जूते पहनने हैं, उस हिसाब से उनको धीरे 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 आगे बढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा इम्प्रूव होता जाता है उसको पढ़ाई में भी पढ़ाई का काम उससे करवाया जाता है। जैसे ज़्यादा तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बाकी जो और कैटेगरी हैं, चाहे वो ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, हैंडीकैप्ड है, वो तो पढ़ने में कोई डीसी भी बन सकता है या किसी हायर पोस्ट पे भी जा सकता है। पर जो हमारी फील्ड है मेंटली रिटार्डेशन, उसमें बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते हैं। पर फिर भी ये कोशिश करवाई जाती है कि बच्चा कम से कम जब बड़ा हो जाए तो उसको समझ आ जाए थोड़ी बहुत, और अपना वो दिनचर्या जो भी है या जो एक समाज में रह के उसकी जो एक अपनी रूटीन लाइफ है उसको जी सके, पैसों का पता चल पड़े, थोड़ी बहुत काउंटिंग जानता हो, ज़्यादा नहीं जानता हो तो थोड़ी बहुत जानता हो, या कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना पड़ जाए तो उसको। और काफ़ी बच्चे हमारे काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, कोई प्लस माइनस भी करने लग पड़े हैं, एप्लीकेशन भी लिख लेते हैं। साथ ही साथ 2 बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि जो नॉर्मल स्कूल में काफ़ी इम्प्रूव हो गए और वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने चले गए। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। जो बच्चे हमारे 2 मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे और वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। जैसे कि आप इस फाउंडेशन को रन कर रहे हैं पिछले 9-10 सालों से, साकार फाउंडेशन को, तो इसका जो फाइनेंस है, इसका खर्चा कैसे निकाल पाते हैं? इसका खर्चा पहले तो जो हमारे फाउंडर हैं मीश शर्मा जी, उनके बड़े सिस्टर खुद मेंटली रिटार्डेड हैं, वहाँ से उनको ऐसी सोच आई कि हमें ये काम करना चाहिए। और उनके वाइफ स्पेशल एजुकेटर हैं, तो जब वाइफ का सपोर्ट मिला तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि इस फील्ड में काम करना चाहिए। पहले 3 साल तक तो जब 3 बच्चों से स्टार्ट किया था तो अपने खर्चे पे, क्योंकि जब ये सुंदरनगर के अंदर ये स्कूल स्टार्ट हुआ तो कोई भी पेरेंट जो बच्चे ढूंढे थे उस टाइम सर्वे के हिसाब से भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब एक बच्चे के घर 10-10, 15-15 बार जाके उनको मना के 6-6 महीने जाके तब उनको स्कूल तक पहुंचाया, क्योंकि पेरेंट को भी शायद ऐसा लगता था कि इन बच्चों का तो कोई स्कूल होता नहीं, और ख़ासकर हिमाचल में तो भाई ये क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे। मगर आज वहाँ के लोगों को समझ आना शुरू हुआ और काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें। उसी सपोर्ट, जो लोगों की सपोर्ट है, उसी के माध्यम से हमारा जो स्कूल चल रहा है। क्योंकि सरकार से तो हम 8 साल तक तो कोई ग्रांट नहीं ले पाए, 4 साल तक हमने खुद अपने बलबूते पे चलाया। 4 साल के बाद लोगों की सपोर्ट से चलाना शुरू किया। कौन लोग हैं वो जो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली? उसमें लोकल लोग ज़्यादातर हैं, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेडी फड़ी वाले, वो हो गए। और जो ये जो पैसा दे पाते हैं ये महीने के हिसाब से या सालाना देखा जाए? कोई 50 रुपये पर मंथ देता है, कोई 100 रुपये पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ, इस हिसाब से। ये निचले तबके के हैं, रेडी फड़ी सब्जी बेचने वाले, दुकान लगाने वाले। और ये लोग जो हैं, जो जिनकी मैं आपको रेडी फरी वालों की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में तो हमें 1000 या 2000 या 1500 रुपये भी पर मंथ मिलने शुरू हो गए हैं। पर ये जो 50 रुपये की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग वो लोग हैं जो हमें पिछले 5-6 सालों से पैसा दे रहे हैं। और जब हमें कोई, जब ये उस टाइम से हमें पैसा दे रहे हैं जब हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता था कि हमारी ये प्रॉब्लम है या आप लोग हमें सपोर्ट करो। जो मतलब हमारे कोई रिश्तेदार भी हैं या कोई अच्छे खासे फ्रेंड्स भी हैं, वो पहले इस बात को मानने को या सुनने को तैयार नहीं होते थे। और किसी बड़े लोग के पास अगर वहाँ का जो सुंदरनगर का जैसे कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला लोग आदमी है,
उनके पास चले जाते थे तो वो शायद हमारी बात को अनसुना कर देते, उनको ऐसा लगता है शायद पता नहीं क्या मांग लेंगे या क्या कर लेंगे। आज वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सपोर्ट करते, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के सहारे से मतलब स्कूल चल रहा है, रन कर रहा है, नहीं तो शायद कब का बंद हो गया होता है। पर ये जो 50-100 रुपये वाले लोग हैं, ये काफ़ी पुराने लोग हैं, जब हमारा स्कूल इस कगार पे पहुंच गया था कि शायद बंद हो जाएगा, तो वो लोग हैं, ये तब से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये शुरुआत के दिनों में जब इनसे हमने बात करी, किसी ने भी हमें मना नहीं किया कि हम पैसे नहीं देंगे। तो मनोज गुप्ता जी, आप इस एनजीओ में हैं, एक आपकी भी भागीदारी है इन बच्चों को किसी तरह सपोर्ट करने की। आपके जहन में कैसे आया कि चलो इस काम को मैं भी करता हूँ, अगर मेरे इस फाउंडर ने पहल करी है तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, कैसे ये चीज़ जहन में आई आपके? सर, पहले मेरा कज़न ब्रदर मेंटली रिटायर्ड था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। फिर जब मेरे बेटे को ये दिक्कत, पहले तो मेरा जब कज़न ब्रदर था तब भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता थी इस फील्ड में, क्योंकि मेरे ताई जी काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि ताई जी की डेथ हो चुकी थी और ताई जी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। और उसके बाद जब मेरे बेटे को दिक्कत हुई तो पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ और शायद डिप्रेशन में भी चला गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला, उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराता रहा, पीजीआई यहाँ चंडीगढ़ से उसका ट्रीटमेंट ले रहा था। फिर पीजीआई से उन्होंने शिफ्ट कर दिया एक प्रयास 38B में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे मेरे बेटे को शिफ्ट कर दिया। तो हिमाचल के अंदर शायद मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए फैसिलिटी ना के बराबर है। आज भी अगर आप साकार सुंदरनगर को निकाल दो तो पूरे सुंदरनगर में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि दूसरे स्कूल कॉलेज बहुत हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, और इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज काफ़ी पुराना कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, मतलब स्कूल कॉलेज की कमी नहीं है। और अगर इस फील्ड में देखें तो एक साकार के सिवाय कुछ भी कोई अंधेरा नज़र आता है मतलब। और शायद पूरे ज़िले में कोई अच्छा इस तरह का कोई ऐसे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। वैसे एक और संस्था भी वहाँ पे काम कर रही है मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर, मगर जिस लेवल की इन बच्चों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अभी भी शायद भारत के अंदर नाम मात्र की और हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपके माध्यम के द्वारा मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हिमाचल गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि इन बच्चों के लिए अभी जो शुरुआत हुई है वो बहुत कम है, अभी बहुत कुछ सरकार को ये भी करना है और सब लोगों को भी मिलके करना है। तो जब मेरे बेटे को भी ये दिक्कत हुई तो फिर मेरे जहन में जब मैंने अपने आप को संभाला तो ये मेरे जहन में ये बात आई कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करना है, इन सब बच्चों के लिए काम करना है। और इन सब बच्चों के लिए शायद मैं काम करूँगा तो शायद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक सेवा करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, और इन बच्चों से शायद कोई आशीर्वाद मिले या इनके पेरेंट्स से आशीर्वाद मिले और मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा बेटा काफ़ी इम्प्रूव है, मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने बेटे के लिए ये दुआएं करता था परमात्मा से कि परमात्मा इसको ले जा, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार रहता था पहले। और आज की डेट में ये हालात हैं कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा की हमसे जो भूल चूक हुई है उसको माफ़ कर, और जहाँ तूने इस बेटे को इतना सहारा दिया है थोड़ा सा और सहारा दे दे कि अपनी ये ज़िंदगी हमारे, अगर हम कल को नहीं भी रहते हैं तो अपनी ज़िंदगी बसर कर ले। और इन बच्चों के लिए हम सर अभी अब बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, इनको पढ़ाई के साथ साथ हम इनको कोई किसी न किसी काम में फिट करना चाहते हैं। अभी छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट लगाएं, कोई हमें सपोर्ट करें, कोई एनजीओ के माध्यम से या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई ऐसी कोई फाउंडेशन हो जो ऐसे कामों के लिए आगे आना चाहे। तो हमारा एक मकसद था इन बच्चों के लिए कोई जैसे कोई धूप मेकिंग, कोई पापड़ मेकिंग या कोई और कोई दूसरा चलो सर्वे करके या कोई इस तरह से जो हम काम कर सकते हो, और इनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इन बच्चों को जो नॉर्मल लोगों के साथ इनको फिट किया जाए, वो काम दिया जाए इस तरह से। और अभी जो पढ़ाई के साथ साथ हम वहाँ पे उनको बच्चों को, जो बड़े हमारे बच्चे हो गए हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और दिवाली से पहले हम एक अपना फंक्शन, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, उसमें बच्चे हमारे मोमबत्ती और दिए वगैरह या कोई दूसरे वो पर्दे, कर्टन की जो झालर वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, उसकी हम सेल भी करते हैं। पहले तो हमारे पास मटेरियल नहीं होता है, पिछले 2-3 साल से जैसे हम लोगों की सपोर्ट के द्वारा फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रांग हुए हैं, तो हर बार हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और 2 साल पहले उस जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है उसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो उसके बाद लोगों में एक मैसेज गया कि कोई संस्था है या इनको सपोर्ट करना। उसके बाद हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते गए और आज लोगों की सपोर्ट से हमारा पूरा स्कूल चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हम पहले 8 साल तो कोई ग्रांट लेने में सक्सेस नहीं हो पाए। 2016 में हमारा एक दिशा और विकास नेशनल ट्रस्ट के द्वारा 2 केस हमारे सैंक्शन हुए, 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए।
तो 2016 में सबसे फरवरी 2016 से लेकर 17 तक उसमें हमें कोई ग्रांट नहीं मिल पाई किन्हीं वजहों से। जब हमने 2017 में जब 1 साल बीत गया, हमने पता किया कि क्या बात है, तो उसमें कोई छोटी छोटी खामियां थी तो उनको दूर किया। 2017 में हमें वो ग्रांट नेशनल ट्रस्ट के द्वारा दिशा और विकास में मिलना शुरू हुई, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट रही हमारे लिए, पर वो हमें 6 महीने मिल पाई। 6 महीने के बाद वो मिलना बंद हो गई, और जब अब 31 मार्च को जब अब मिली तो उसमें हमारा 60% का कट लग गया। तो अभी थावरचंद गहलोत जी CRC सेंटर एक सुंदरनगर में उसमें आए थे, सेंटर मिनिस्टर नड्डा जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी थे। तो उस समय हम थावरचंद गहलोत से मिले और उनको एक हमने अपना रिक्वेस्ट भी दी कि ये जो कट है ये ना लगाया जाए, क्योंकि इसके कारण जो हमारा सारा सिस्टम फेल हो जाता है। इन बच्चों को, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेशन फील्ड है सर, इसमें ज़्यादातर बच्चे काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से, अगर हम उनसे 100 रुपये चार्ज भी करते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। क्योंकि पहले 2 साल 3 साल पहले जब हमारे हालात ख़राब हुए तो मैंने जो हमारे फाउंडर हैं महेश शर्मा, जो पैसे के लिए बोलते हैं कि पैसा हमें नहीं चाहिए, मेरे को भी पैसा नहीं चाहिए, मेरे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेरे को परमात्मा ने दिया है, पर NGO रन करने के लिए हमें पैसा की ज़रूरत है। तो जब हालात अच्छे नहीं थे, हमारे गाड़ियों के खर्चे नहीं पूरे होते, गाड़ियों को खर्चा कर लेते तो सैलरी नहीं दे पाते थे, सैलरी दे दी तो फिर गाड़ियों का खर्चा नहीं हो पाता था। तो मैंने महेश शर्मा जी को कोई साल भर फोर्स करता रहा कि जिन बच्चों का कुछ नहीं हमें मिलता है उनसे भी हम कम से कम 500 रुपये तो दें। और हमने स्कूल टीचर को बोल के उनके वो जो उनकी कॉपी में जो एक रिटर्न में भेज दिया कि ऐसे ऐसे, तो उसमें से हमारे 8-10 बच्चे मिस हो गए। फिर 1 महीना बच्चे नहीं आए, 2 महीने नहीं, फिर हमें चिंता होने, हाँ असमर्थ थे, काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो जब वो बच्चे आना बंद हो गए तो हमें फिर वो और चिंता सताने लगी, भी हमारे तो बच्चे नहीं आ रहे। जो हमारा मोटो था वो थोड़ा हमें ऐसा लगा कि फेल होगा, क्योंकि हमारा मोटो पैसा नहीं है, हमारा मोटो है कि इन बच्चों को फैसिलिटी देना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इनको स्कूल तक पहुंचाना, इनको अपनी रूटीन एक्टिविटी में एक्सपर्ट करना, पढ़ने लिखने में या किसी काम में एक्सपर्ट करना। तो हमें ऐसा लगे अगर बच्चे आएंगे नहीं तो फिर जो हमारी 2 साल की मेहनत है, मान लो कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा जिसको हमने 2 साल कुछ करवाया, कुछ सिखाया है, अगर 2 या 3 महीने स्कूल नहीं आता तो उसका जो पीछे हमने जो सिखाया है वो उस पर पानी फिर जाता है। तो फिर उन पेरेंट के घर गए, उनको मोटिवेट किया, उनकी काउंसलिंग की, पहले उनसे पूछा कि क्यों नहीं भेज रहे हैं, फिर किसी ने कुछ बोला, क्योंकि पैसों की बात तो कोई पेरेंट नहीं कर पाए, तो सब ने कुछ ना कुछ बहाना किया। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई वो तो ऐसे रूटीन में हमने जो लिखा था वो तो टीचर को ऐसे ही बोल रहा था भी ऐसे अगर हो सकता तो ऐसा कर लो। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि आप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने पैसे देने हैं, आप कोई बात नहीं, आप कोई पैसा नहीं तो आप स्कूल बच्चों को भेजो। तो फिर तक जाके वो दोबारा बच्चे आना शुरू हुए। मनोज गुप्ता जी, आप और आपकी ये जो साकार फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, और हम भी चाहेंगे कि हमारे से जितना हो पड़े हम आपकी मदद करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप जयराम सरकार से क्या अपील करना चाहें? ठाकुर जयराम मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंटल रिटार्डेशन में अभी, मेंटल रिटार्डेशन क्या, डिसेबिलिटी के सेक्टर में अभी बहुत कम काम हुआ है जहाँ तक मेरी सोच है और जो मैंने इस फील्ड में देखा है, पर मेंटल रिटार्डेशन में तो शायद ना के बराबर हुआ है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मैं आपसे पहले भी कहा कि डे केयर सेंटर के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट में या तो प्रोजेक्ट नहीं है, या जो हैं वो बिल्कुल थोड़े हैं जिनमें हम शायद सक्सेस नहीं हो पाए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डे केयर सेंटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो, और अगर सरकार इस काम को करती तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सरकार नहीं करना चाहती या नहीं कर पा रही है तो मैं अपने जैसे और जो NGO हैं, साकार की तरह जो और NGO, तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उन जो भी NGO हैं, जो इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी कोई सोसाइटी इसमें काम कर रही है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे। उस पर कोई चेक रखे कि कोई हेरा फेरी ना हो, इन बच्चों को फैसिलिटी मिले और अच्छे ढंग से मिले। जो भी इनकी कमियाँ हैं, कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड, या कोई दूसरी को जो मैं शायद नहीं कह पा रहा हूँ या मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें मतलब दूर हों। तो हमारे ANV न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि मनोज गुप्ता जैसे लोग बहुत कम हैं हमारे देश में जो कि इतना अच्छा और इतना मतलब बढ़िया काम उन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं उनके लिए करते हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, किसी भी राज्य में किसी भी सरकार, कोई भी हो सरकार, इनके लिए एक स्पेशल फंड होता है, वो सरकारें देती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसीज में बीच में आके इसमें कुछ होता है,
सरकार को चाहिए इसकी पूरी जांच करे, और जिसके लिए, चाहे वो दिव्यांगों के लिए है, चाहे वो इन मेंटली रिटार्डेड स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जो फंड है, वो एनजीओज तक जाएं और उन तक पहुंचें। एक माध्यम हो, एक शुरुआत तो हो, तो सरकारों को चाहिए कि वो इसकी जांच पड़ताल करके उन तक पहुंचाएं, ताकि इन बच्चे, ये जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनको हम स्पेशल कह रहे हैं, वो स्पेशल अभी है नहीं, लेकिन बन जाएं स्पेशल। सरकारों को करना होगा। मनोज गुप्ता तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को भी करना होगा और हमें भी आगे आना होगा। तो